नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। हम इस चैनल में बीएससी एमएससी के प्रत्येक टॉपिक को हिंदी इंग्लिश प्रोवाइड करते हैं, साथ में नोट्स बना देते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में लिखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। साथ में यही बताते हैं आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। आज हम इस लेक्चर में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अवमंदित आवर्ती दोलत, आज हम इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। मैंने इस लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आप पार्ट 1 में जानेंगे क्या अवमंदित आवर्ती दोलत का अवकल समीकरण और अवकल समीकरण का हल। सॉल्यूशन के आप 3 केस जानेंगे। फर्स्ट केस अधि अवमंदित अवस्था जिससे बोलते हैं अंडर डैम्प्ड केस, और सेकंड केस जानेंगे अति अवमंदित अवस्था ओवर डैम्प्ड केस। थर्ड केस जानेंगे क्रांतिक अवमंदित अवस्था क्रिटिकली डैम्प्ड केस। ये पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 वीडियो में करेंगे अवमंदित दोलनों में शक्ति 6 और अवमंदित आवर्ती दोलत का श्रांति काल और अवमंदित आवर्ती दोलत का विशेषता गुणांक। इसी को हम दक्षतांक बोलते हैं, इसी को हम गुणता गुणांक बोलते हैं, जिसे क्वालिटी फैक्टर बोला जाता है। ये हम पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम इस लेक्चर को फिगर की सहायता से कंपेरेबल समझेंगे। यदि आप किसी भी टॉपिक को फिगर की सहायता से या कंपेरेबल सीखते हैं तो आप उस टॉपिक को अधिक समय तक लर्न कर सकते हैं, आपके वो माइंड में सेटअप अच्छी तरह से हो जाएगा। तो आगे हम जान लेते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। हम इस लेक्चर में जो पार्ट 1 वीडियो डिस्कस करेंगे, सेकंड में जो पार्ट 2। तो पार्ट 1 वीडियो है, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। अवमंदित आवर्ती दोलत किसे कहते हैं, इसके लिए अवकल समीकरण लिखो तथा इसका हल ज्ञात करो। किस दशा में यह अधि अवमंदित, अति अवमंदित तथा क्रांतिक अवमंदित होता है। अधि अवमंदित स्थिति की व्याख्या करो। जिस प्रकार से जो पार्ट 1 वीडियो में इस प्रकार से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जो पार्ट 2 वीडियो है, हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें इन सब क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। ओके, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमें जानना है अवमंदित आवर्ती दोलत। ओके, तो इसको क्यों ना हम आगे सरल आवर्ती दोलत से कंपेयर की तुलना में पढ़ें। ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को बनाया है, वो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। एक हमने रस्सी ली, रस्सी के एक सिरे को हमने दृढ़ आधार से बांध दिया और दूसरे सिरे पर एक पिंड लटका दिया। क्या लटका दिया? पिंड लटका दिया। तो ये क्या कहलाएगा? सरल आवर्ती दोलत, जो हमने प्रीवियस लेक्चर जाना था। इसको हमने जिसकी साम्य स्थिति है या माध्य स्थिति बोलें या नियत बिंदु बोलें, इस पिंड को हमने साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया, इधर ले आए, फिर हमने छोड़ दिया। तो ये क्या करने लगेगा? पिंड साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगेगा? दोलन करने लगेगा, गति करने लगेगा इस साम्य स्थिति के दोनों ओर। और साम्य स्थिति के दोनों ओर ये कण गति कर रहा है। जो कण पर लगने वाला बल है वो हमेशा विस्थापन के समानुपाती तथा हमेशा साम्य स्थिति को डेस्ट होता है। हमेशा उसकी दशा साम्य स्थिति की ओर होती है, अर्थात विस्थापन की दिशा के विपरीत होती है। विस्थापन इस दिशा में हो रहा तो इसके विपरीत दिशा में कण पर क्या लगेगा? प्रत्यानयन बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रत्यानयन बल। यदि विस्थापन इस दिशा में हो रहा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल लगेगा, अर्थात जो कण पर लगने वाला बल अर्थात त्वरण है वो हमेशा साम्य स्थिति की ओर होता है। हमने सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में सरल आवर्ती दोलत में केवल ये माना था कि कण पर सिर्फ प्रत्यानयन बल लगता है। कौन सा बल लगता है? रीस्टोरिंग फोर्स, और इस पर कोई अन्य बाह्य बल नहीं लगता। ये हमने ऐसा कैसे माना था? सरल आवर्ती दोलत में माना था। ये केवल हम थ्योरिकली सिद्धांत कह सकते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि कोई भी कण साम्य स्थिति की ओर दोलन करे, उस पर केवल प्रत्यानयन बल लगे और कोई अन्य बाह्य बल न लगे। ऐसा कोई मुक्त दोलन संभव नहीं है। हमने सरल आवर्ती दोलत में यह जाना था कि कोई कण अब
इसको हम साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करेंगे तो एक साम्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करेगा अर्थात सरल रेखा में गति करेगा। उस पर सिर्फ प्रत्यानयन बल लगेगा, अन्य कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। जब उस पर कोई अन्य बाह्य बल नहीं लगेगा तो ये कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर नियत आयाम व नियत आवृत्ति से क्या करेगा, दोलन करेगा। नियत आयाम और नियत आवृत्ति से। जब नियत आयाम नियत आवृत्ति से दोलन करेगा तो इन दोनों को मुक्त क्या बोलते हैं, मुक्त दोलन, फ्री ऑक्सीलेशन। लेकिन ऐसा व्यवहार में ऐसा होता नहीं है कि कोई कण किसी माध्यम में मुक्त दोलन करता रहे, ऐसा नहीं होता है। ये हम थ्योरिकली मानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में। यदि वास्तव में हम प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए, हम इसी की बात करें, एक रस्सी के एक सिरे को दृढ़ाधार से बांध दिया, दूसरे सिरे पर एक कण लटका दिया किसी माध्यम में, ओके, हमने वायु में लटका दिया, वायु माध्यम में अभी जैसे। तो इसको हमने साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया, इधर ले आए, हम थोड़ा विस्थापित किया, इसको छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, साम्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करेगा, साम्य स्थिति के दोनों ओर, ओके। तो इस पर एक बल लग रहा, वो क्या, प्रत्यानयन बल। वो तो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में भी लग रहा था, जो विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है तथा विस्थापन के समानुपाती होता है। विस्थापन इस दिशा में हो रहा, इस दिशा में विस्थापित करेंगे तो प्रत्यानयन बल इस दिशा की विस्थापन की दिशा के विपरीत लगेगा। लेकिन अवमंदित आवर्ती दोलित्र में इस प्रत्यानयन बल के अतिरिक्त एक और बल लगता है। वो कौन सा बल लगता है, जे कण जिस माध्यम में गति कर रहा है, जिस माध्यम में गति कर रहा है उस माध्यम द्वारा उस कण पर एक बल लगाया जाता है, अवमंदन बल। या तो वो घर्षण बल किसी सतह पर कार्य करेगा, कोई बॉडी तो घर्षण बल लगेगा, या जल या वायु में करेगा तो कौन सा बल लगेगा, श्यान बल लगेगा। तो उस कण पर एक और बल लगता है, बाह्य बल, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्यान बल या घर्षण बल, जिसको हम, इन दोनों बलों को हम क्या बोलते हैं, अवमंदन बल, ओके। तो आप जान गए अवमंदित आवर्ती दोलित्र क्या है, कोई ऐसा निकाय जिस पर प्रत्यानयन बल के अतिरिक्त एक और अन्य बल लगता है। कौन सा बल, अवमंदन बल। वो अवमंदन बल हमेशा आपने श्यान बल में पढ़ा होगा। जो श्यान बल होता है, अवमंदन बल होता है, वो हमेशा वेग के समानुपाती होता है तथा वेग की दिशा के कैसे होता है, विपरीत होता है। जब वेग की दिशा के विपरीत होगा तो इस कण का आयाम धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। शुरुआत का जो कण का आयाम इतना होगा, फिर थोड़ा सा डिक्रीज होगा, फिर इतना, फिर इतना, इतना, फिर अंत में क्या होगा, उसका आयाम समाप्त हो जाएगा, अर्थात दोलन समाप्त हो जाएंगे, ओके। मैं इसको अन्य एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। आपने झूला देखा होगा, एक वृक्ष की डाल से एक झूला हमने बांध दिया, झूले को हमने थोड़ा सा क्या किया, ये झूला है रस्सी की सहायता से बना, इसको हमने थोड़ा सा, ये इसकी अभी साम्य स्थिति है, इसको हमने थोड़ा सा विस्थापित किया और छोड़ दिया तो ये साम्य स्थिति की ओर क्या करेगा, दोलन करने लगेगा। जब साम्य स्थिति को दोलन करेगा तो इस झूले पर प्रत्यानयन बल लग रहा साम्य स्थिति की ओर, लेकिन इसके साथ साथ झूला वायु में है तो वायु द्वारा झूले पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, श्यान बल, अवमंदन बल, जो इस झूले की गति की दिशा के विपरीत होगा। तो वो क्या करेगा, इसके आयाम धीरे धीरे कम होते जाएंगे, अंत में झूला रुक जाएगा अपनी साम्य स्थिति पर। या हम इस प्रकार से भी एक एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ। जैसे हमने एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग के एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध दिया, दूसरे सिरे पर हमने क्या किया, एक m द्रव्यमान का पिंड लटका दिया। अभी जी हमने मान लिया जी साम्य स्थिति पर पिंड है, ओके। कैसी है, साम्य स्थिति पर है। जब साम्य स्थिति पर है, इसको मैं ग्राफ की सहायता से बता देता हूं। तो हम इसको देखते हैं, जो साम्य स्थिति है इसकी, ओके। अब देखना, इसको हमने थोड़ा ऊपर ले गए, इस पिंड को इधर, ओके, आयाम इधर से हो रहा है, इसको हम इधर तक ले गए, फिर हम इसको छोड़ देंगे तो ये क्या करने लगेगा, इस साम्य स्थिति को क्या करने लगेगा, दोलन करने लगेगा। शुरुआत में इधर ले गए तो इधर से दोलन इस प्रकार से होगा। शुरुआत में तो आयाम कितना होगा, अधिकतम होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा,
आयाम इसका घटता जाएगा, अंत में कैसा हो जाएगा, शून्य, अर्थात उसके दोलन समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने स्प्रिंग को ऊपर ले गए, विस्थापित किया, पे छोड़ दिया, तो साम्य स्थिति की ओर एक बल लग रहा, लेकिन इसके अतिरिक्त उस पर कौन सा फोर्स लग रहा, श्यान बल, अवमंदन बल लग रहा। अगर गति की दिशा ऊपर की ओर है तो इसकी विपरीत दिशा में कौन सा फोर्स लगेगा, अवमंदन बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, अवमंदन। यदि गति की दिशा नीचे की ओर है तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, वायु द्वारा श्यान बल, अवमंदन बल लगेगा। जब उसकी गति की विपरीत दिशा में है तो निश्चित ही उसकी गति धीमी हो जाएगी, अर्थात उसका आयाम कम होता जाएगा, अंत में शून्य हो जाएगा। इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, और इस निकाय को क्या बोलते हैं, अवमंदित आवर्ती दोलत। इन दोलनों को अवमंदन दोलन। तो आप इस प्रकार से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वायु या किसी अन्य माध्यम में सरल लोलक स्वरित का मतलब होता है जो यू आकार का होता है, इस प्रकार से ये यदि इसको हम थोड़ा सा विस्थापित करें, छोड़ दें, तो ये वायु में अवमंदन दोलन करेगा, और उस निकाय को हम क्या बोलते हैं, अवमंदित आवर्ती दोलन। जैसे प्रक्षेप धारा मापी, तो इस प्रकार से जो मैंने समझाया है वही इसमें लिख दिया है। ओके, आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। चलते हैं अवमंदित आवर्ती दोलक की अवकल समीकरण की ओर। उम्मीद करता हूं अवमंदित आवर्ती दोलक समझ में आ गया होगा। अवमंदित आवर्ती दोलक एक ऐसा दोलक होता है वो जिस माध्यम में दोलन करता है उसके द्वारा दोलक पर एक घर्षण और श्यान बल लगता है। इस बल को अवमंदन बल बोलते हैं। यह बल गति की दिशा के विपरीत लगता है, जिसके फलस्वरूप कंपन का आयाम धीरे धीरे घटता जाता है, अर्थात दोलक की ऊर्जा घटती जाती। जो अवमंदित दोलक की ऊर्जा घटती जाती है, लेकिन जो सरल आवर्ती दोलक की कैसी होती है, कुल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती। क्यों? क्योंकि जो सरल आवर्ती दोलक होता है उसके दोलन मुक्त दोलन होते हैं, अवमंदित आवर्ती दोलक के अवमंदन दोलन होते हैं। इस दोलन निकाय को क्या बोलते हैं, अवमंदित आवर्ती दोलक। इस प्रकार से हमने अवमंदित आवर्ती दोलक जाना। अब समझेंगे अवकल समीकरण, अवमंदित आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण। अभी हमने जाना कि जो अवमंदित आवर्ती दोलक पर कितने बल कार्य करते हैं, दो। एक कौन सा, प्रत्यानयन बल। एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है, एक अवमंदन बल कार्य करता है। अवमंदन बल का मतलब घर्षण बल, श्यान बल। ओके, तो प्रत्यानयन बल हमेशा विस्थापन के समानुपाती होता है तथा विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है, और जो अवमंदन बल होता है वो वेग के समानुपाती तथा वेग की दिशा के विपरीत होता है। तो अवमंदित आवर्ती दोलक पर दो बल कार्य करते हैं। पहला जो प्रत्यानयन बल होता है, जो गति के साम्य स्थिति से अर्थात नियत बिंदु से विस्थापन के समानुपाती तथा विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है। प्रत्यानयन बल बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग। उसके नाम से कुछ पता चल रहा होगा, रीस्टोरिंग। ओके, तो इसको हमने एफ आर से डिनोट किया। एफ आर विस्थापन के समानुपाती दिशा विपरीत है। हमने समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट के। ओके, तो प्रत्यानयन बल एफ आर इक्वल माइनस का के एक्स। के क्या है, बल नीतांक, एक्स क्या, किसी क्षण कण का विस्थापन। दूसरा बल अवमंदन बल, जो जिस माध्यम में कण गति करता है उसके द्वारा वो लगाया जाता है। ओके, यदि जल में गति करता है तो जल द्वारा श्यान बल लगाया जाएगा। तो अवमंदन बल जो कण के वेग के समानुपाती होता है तथा कण की दिशा के विपरीत होता है। तो अवमंदन बल, इसको डैम्प्ड फोर्स बोलते हैं। तो एफ डी से हमने डिनोट किया है, प्रदर्शित किया है। तो एफ डी समानुपाती माइनस का डी एक्स अपॉन डी टी वेग है। दिशा विपरीत होती है वेग के अवमंदन बल की। ओके, तो समानुपाती का चिन्ह हटाया हमने, स्मॉल आर कांस्टेंट लगा दिया। तो एफ डी इक्वल माइनस का स्मॉल आर डी एक्स वाई डी टी। आर क्या है, अवमंदन गुणांक। इस आर पर डिपेंड करता है यदि जो अवमंदन गुणांक है, यदि अवमंदन गुणांक का मान, अवमंदन बल का मान जितना ज़्यादा होगा उतने जल्दी जो आयाम है कंपन के वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और दोलन समाप्त हो जाएंगे। ओके, तो इस पर यदि कण का आयाम यदि कण का द्रव्यमान स्मॉल एम है तो न्यूटन के जो गति विषयक का द्वितीय नियम होता है, तो कण पर लगने वाला कुल बल कितना होगा,
एफ इक्वल एम डी टू एक्स बाई डी टू स्क्वायर। ओके, तो अवमन्यित आवर्ती दोलित के गति का समीकरण कितना हो जाएगा, एफ इक्वल एफ आर प्लस एफ डी, कुल लगने वाला कण पर लगने वाला कुल बल एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल एफ आर प्रत्यनन बल माइनस का के एक्स और अवमंदन बल माइनस आर डी एक्स बाई डी टी। दोनों पक्षों को एम से भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एम डी एक्स बाई डी टी माइनस का के अपॉन में एम इंटू एक्स। ओके, इसको हमने पक्षांतर कर दिया तो कितना आ जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन में एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के अपॉन में इंटू एक्स इक्वल 0। हमने माना आर अपॉन एम की जगह हमने कांस्टेंट पुट कर दिया 2b तथा के अपॉन एम की जगह एन स्क्वायर। ओके, इसलिए ये कांस्टेंट रखे जाते हैं ताकि जो आगे सॉल्यूशन है वो छोटे होते जाएं। बाद में हम वो राशियाँ पुट कर देते हैं जब हमने लेट कर लिया तो कितना आ जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी एक्स बाई डी टी प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल 0। ओके, हमने 2b को कितना माना था, आर अपॉन में एम, एन स्क्वायर को के अपॉन में एम। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। अवमन्यित आवर्ती दोलित का जो क्या है, अवकल समीकरण द्विघात समीकरण है, सेकंड ऑर्डर का है। इसका हम अब हल ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, मैं जी मेथड से बताऊंगा और मैंने आपको बता दिया है कि हो सकता है लेक्चर लेंदी हो जाए, इसलिए आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप जो m अपॉन आर है, ओके, इसको हम उल्टा कर दें, एम अपॉन आर इक्वल 1 अपॉन में 2b, जी किसके इक्वल होता है, टाउ के इक्वल, जिसको हम श्रांति काल बोलते हैं, समय नियतांक बोलते हैं। ये टाउ के इक्वल कैसे हो गया वो आप और जान लें, आप इसमें कंफ्यूजन न रहें क्यों हो गया। अब आप ये देखें m का मात्रक क्या होता है। मैं आपको जो आइंस्टीन ने विमाओं का सामान्यता का सिद्धांत दिया था उसके माध्यम से ये समझेंगे। m का मात्रक कितना होता है, किलोग्राम होता है। स्मॉल r जो अवमंदन गुणांक है इसका मात्रक क्या होता है, आप कैसे निकालेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ विमाओं की सामान्यता के सिद्धांत से। आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, जो अवमंदन बल है माइनस आर डी एक्स बाई डी टी, तो जो बाएं पक्ष की मात्रक होगा वही दाएं पक्ष का मात्रक होगा। विमाओं का सामान्यता का सिद्धांत आप जानते हैं। तो बल का मात्रक कितना होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, ये होता है बल का। और आर का मात्रक निकालना है तो आर का मात्रक गुणे वेग का मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो हमें आर का मात्रक कितना निकल आएगा, आर का मात्रक इक्वल किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे में मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, किलोग्राम प्रति सेकंड। तो अवमंदन गुणांक का मात्रक कितना होता है, किलोग्राम प्रति सेकंड। तो आप क्या रख देंगे, इस m का किलोग्राम रख दिया, अवमंदन गुणांक स्मॉल r का मात्रक कितना आ गया, किलोग्राम प्रति सेकंड। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा, सेकंड। तो सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है। जो m अपॉन आर का मात्रक है होता है सेकंड, वही समय का मात्रक होता है। तो इसको इसलिए m अपॉन आर किसके इक्वल होता है, टाउ, जिसको हम समय नियतांक, जिसको हम श्रांति काल बोलते हैं। श्रांति काल क्या होता है वो हम पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो m अपॉन आर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन में 2b, हमने इसको टाउ के इक्वल कर दिया, समीकरण 2 दिया, ये आगे अभी काम आएगा। तो हम इस अवकल समीकरण जो फर्स्ट है इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये द्विघात समीकरण है। तो समीकरण 1 का हल हमने लेट कर लिया कि x इक्वल a एक्सपोनेंशियल एल्फा इंटू टी है, इसको हमने समीकरण 3 दे दिया। जब ये समीकरण 1 का हल है तो समीकरण 1 को संतुष्ट भी करेगा। तो आप समीकरण 1 में देख रहे हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी है, तो इधर से हम x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने x का t के सापेक्ष अवकलन किया तो a तो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल आप अवकलन का फॉर्मूला बता देता हूँ, डी वाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल
एक्स का अवकलन होता है एक्सपोनेंशियल एक्स। ओके, तो आपने एक्सपोनेंशियल अल्फा टी का किया तो एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, फिर आप अगेन अल्फा टी का करेंगे तो अल्फा कांस्टेंट टी का 1 हो जाएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा ए इंटू अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल अल्फा टी। ये डी एक्स वाई डी टी की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे किसकी, पुनः हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर, तो इसका हम पुनः एक्स टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो कितना आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल अल्फा टी। तो डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर डी एक्स वाई डी टी तथा एक्स के मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ओके, जब समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल अल्फा टी प्लस 2b ए अल्फा एक्सपोनेंशियल अल्फा टी प्लस एन स्क्वायर ए एक्सपोनेंशियल अल्फा टी इक्वल 0। कॉमन हो रहा ए एक्सपोनेंशियल अल्फा टी का कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस एन स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस एन स्क्वायर इक्वल 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण। अब आप इसका गुणनखंड तो हो नहीं रहा तो हम गुणनखंड कर नहीं सकते। तो आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन जब गुणनखंड नहीं होते हैं तो आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य विधि। तो इस हम द्विघात समीकरण की तुलना कर देंगे। ओके, द्विघात समीकरण से ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी से तुलना कर देंगे तो कैपिटल ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और कैपिटल बी की वैल्यू 2b आ जाएगी, सी की वैल्यू एन स्क्वायर आ जाएगी। तो श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, एक्स का द्विघात समीकरण है ना, तो अल्फा इक्वल माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपन में 2a, ये श्रीधराचार्य विधि होती है। इसी प्रकार हम इसमें क्या कर देंगे, श्रीधराचार्य विधि अप्लाई करके हम इसके क्या निकाल लेंगे, रूट निकाल लेंगे। तो अल्फा इक्वल माइनस का बी की वैल्यू 2b है तो माइनस का 2b प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू रख देंगे तो 2b का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे तो 4n स्क्वायर आ जाएगा अपन में 2a और 2 गुणे 1। कॉमन हो रहा 2 का कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा तो एट लास्ट कितना बचेगा अल्फा इक्वल माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। हमने मान लिया स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर स्मॉल पी के इक्वल है तो कितना आ जाएगा अल्फा इक्वल माइनस बी प्लस माइनस पी, जहाँ पी की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो आप अल्फा की वैल्यू 2 निकल आई, क्या एक निकल आई कि अल्फा 1 की वैल्यू माइनस का बी प्लस पी, एक क्या आ गई अल्फा 2 की वैल्यू माइनस का बी माइनस का पी। तो अल्फा की 2 वैल्यू आई। आपने जो समीकरण 1 का हल लेट किया था उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 के 2 हल हैं, एक एक्स इक्वल a1 एक्सपोनेंशियल माइनस का b प्लस पी, हम अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर देना है तो एक अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का b प्लस पी इंटू टी, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है एक्स इक्वल a2 एक्सपोनेंशियल माइनस b माइनस पी इंटू टी। तो समीकरण 1 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, ये हमने समीकरण 1 के 2 सॉल्यूशन संभव थे तो समीकरण 1 का जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एक्स इक्वल इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स इक्वल a1 एक्सपोनेंशियल माइनस बी प्लस पी इंटू टी प्लस a2 एक्सपोनेंशियल माइनस का b माइनस का p इंटू टी। कॉमन हो रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी का तो कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा a1 एक्सपोनेंशियल पी टी प्लस a2 एक्सपोनेंशियल माइनस का पी टी। समीकरण 4 दे दिया। तो ये समीकरण 4 हमने समीकरण 1 का सॉल्यूशन निकाल लिया। इसमें जो a1 और a2 जो कांस्टेंट हैं हम इनके मान जो गति की प्रारंभिक शर्तें होती हैं इनके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए 3 केस संभव हैं, वो क्या हैं 3 केस संभव, आपने जो अभी p को लेट किया है ना बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर स्क्वायर रूट, आप इनकी सहायता से जो a1 a2 कांस्टेंट इनके मान निकाल सकते हैं। वो 3 कंडीशन क्या है, जब b की वैल्यू n से कम हो, मतलब अधिक अवमंदित अवस्था जिसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड केस, मतलब जब अवमंदन कम हो, जब अवमंदन इतना अधिक हो कि b ग्रेटर देन स्मॉल n हो अर्थात अति अवमंदित अवस्था ओवर डैम्प्ड, और जब b
अप्रोक्सीमेशन लगभग n के इक्वल हो जब क्रांतिक अवमंदित अवस्था मतलब क्रिटिकल डैम्प्ड। तो हम तीन केस हैं, इनका अलग अलग केस का अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपको समझाएंगे। फर्स्ट केस है अंडर डैम्प्ड केस, अधि अवमंदित अवस्था। यदि अवमंदन इतना कम हो कि मतलब अवमंदन इतना कम का मतलब यदि जो अवमंदन बल है उसका मान कम हो, अर्थात जो स्मॉल आर अवमंदन गुणांक है उसका मान कम हो, तो बी लेस एन, अर्थात कहने का मतलब जो आर अपॉन में 2m की वैल्यू किसके कम हो, स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन में m। आपने जब शुरुआत में माना था, मैं आपको वो दिखाई देता हूँ क्या माना था। जी हमने b की वैल्यू पुट कर दी है, जी n की वैल्यू पुट कर दी। कहाँ से? आपने जब शुरुआत में माना था 2b इक्वल आर अपॉन में m, ओके माना था ना। तो इधर से आप b की वैल्यू कितनी निकालेंगे, b की वैल्यू आप निकालेंगे r अपॉन में 2m, और n की वैल्यू कितनी निकलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन में m। तो b लेस देन n है तो b की वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, r अपॉन में 2m लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन में m। अर्थात अवमंदन कम है, अर्थात r की वैल्यू कम है। तब हमने जो p को लेट किया था किसके, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के। अभी आप देख रहे हैं कि अंडर डैम्प्ड केस के लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो b की वैल्यू ज़्यादा है तो हम b में से घटाएंगे किसी भी चीज़ को, ओके। तो सॉरी, इधर आप देख रहे हैं कि b की वैल्यू n से कम है, अर्थात n की वैल्यू ज़्यादा है। जब n की वैल्यू ज़्यादा है तो आप n में से घटाएंगे, तो हमने माइनस का कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ओके। आप जानते हैं -1 किसकी वैल्यू होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर की। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर j है तो जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो कितना आ जाएगा, जे स्क्वायर का वर्गमूल जे स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ओके। हमने लेट कर लिया जो वर्गमूल n स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, इसको हमने लेट कर लिया जो ओमेगा के इक्वल है, तो कितना आ जाएगा, स्मॉल p इक्वल जे ओमेगा। जे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है, वर्गमूल n स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ओके। तो आप p की वैल्यू जे ओमेगा समीकरण 4 में पुट कर देंगे। जो समीकरण 4 था आप समीकरण 4 में पुट कर देंगे। आप समीकरण 4 जे देख रहे हैं, इसमें आप p की जगह क्या पुट कर देंगे, जे ओमेगा। तो समीकरण 4 से हम p की वैल्यू को पुट कर देंगे समीकरण 4 में, ओके। तो x इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस का bt, आप p की वैल्यू पुट करेंगे तो a1 एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी प्लस a2 एक्सपोनेंशियल माइनस का जे ओमेगा टी। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल एक्सपोनेंशियल bt, आपने पढ़े होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्मूला, जिसे हम यूलर इक्वेशन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा का तो कॉस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा, ओके। तो हमने इसमें दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ओके। तो a1 एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी की वैल्यू जो फॉर्मूला है पुट कर दिया, इसका ही पुट कर दिया। इसमें जो कॉमन पद है उसमें कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस का bt। आप इस फर्स्ट टर्म को और इस थर्ड टर्म को, पहले पद और तीसरे पद में कॉस ओमेगा टी का कॉमन हो रहा तो a1 प्लस a2, और दूसरे पद और चौथे पद में साइन ओमेगा टी का और j का कॉमन हो रहा तो a1 माइनस का a2, तो j a1 माइनस का a2 इंटू साइन ओमेगा टी, समीकरण हमने 5 दे दिया, ओके। अब आप देख रहे हैं इधर जी x की वैल्यू कैसी है, रियल वास्तविक है। तो जब बाएं साइड की वैल्यू वास्तविक है तो दाएं साइड की भी वैल्यू कैसी होगी, वास्तविक होगी, ओके। तो a1 प्लस a2 की वैल्यू हम वास्तविक मान लेंगे और जे a1 माइनस a2 की वैल्यू भी वास्तविक मानेंगे, फिर इस समीकरण 5 में पुट कर देंगे। हमने मान लिया a1 प्लस a2 की वैल्यू a0 साइन फाई है तथा जे a1 माइनस a2 की वैल्यू
ए नॉट कॉस फाई है। समीकरण 5 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस का बी टी ए नॉट साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस ए नॉट कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी। तो जो फार्मूला बन रहा हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे किसका, साइन ए प्लस बी का। आप जानते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ये फार्मूला होता है, हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, एट लास्ट ए नॉट का कॉमन हो रहा, कॉमन ले लेंगे तो एक्स इक्वल ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस का बी टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई, समीकरण 6। तो जी हमने इसको समीकरण 6 दे दिया। तो ये समीकरण जो 6 है ये अवमन्वित आवर्त गति को प्रदर्शित करता है, जिसका आयाम कितना है, आयाम है ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस का बी टी, जिसका आयाम समय के साथ चरघातांकी रूप से घट रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा कि ये गति सरल आवर्त गति नहीं है, बल्कि कैसी गति है, दोलनी गति है, जिसकी कोणीय आवृत्ति कितनी हो जाएगी, ओमेगा इक्वल, हमने ओमेगा किसके इक्वल लेट किया था, कोणीय आवृत्ति एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वर्गमूल। ओके, तो एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वर्गमूल, हमने एन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। एन स्क्वायर की वैल्यू हमने शुरुआत में जो लेट की थी के अपॉन में एम। ओके, तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी, आप देख रहे हैं एन स्क्वायर की वैल्यू के अपॉन में एम मानी थी, और बी स्क्वायर की वैल्यू आर अपॉन में 2m, तो स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। ओके, ये हमने कोणीय आवृत्ति निकाल ली दोलनी गति की। आवर्तकाल कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब एक दोलन में लगा समय। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो ये हमने आवर्तकाल निकाल लिया, समीकरण 7 दे दिया। अब हम निकालेंगे इस अवमन्वित आवर्त गति का जो आयाम है, आयाम कितना है, ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस का बी टी। तो आयाम, गति का आयाम है ए इक्वल ए नॉट एक्सपोनेंशियल बी टी। ओके, तो इधर से हम जी, तो आप इधर से आप देख रहे हैं जो आयाम है गति का वो चरघातांकी रूप से घट रहा है। ओके, जो हमने शुरुआत में समीकरण 2 दिया था, आपने इधर बी और टाउ में रिलेशन फाइंड किया था, तो बी इक्वल किसके इक्वल है, 1/2 टाउ के। ओके, तो बी इक्वल 1 टाउ, बी की वैल्यू 1 टाउ के इधर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन में 2 टाउ, समीकरण 8 दे दिया। इसको हम ग्राफ की सहायता से समझेंगे, जो हमने आगे शुरुआत में आपको बताया था, जो अवमंदन दोलन होते हैं। ओके, यदि कोई निकाय वायु में गति कर रहा है, या कोई हमने इस प्रकार से एक पिंड लिया, इसको बांधा एक सिरे से और दूसरे सिरे पर कण लटका दिया। ओके, और ये हमने इस एक थोड़ा सा जल में डुबो दिया, तो इस पर क्षाण बल लगेगा और प्रत्यानयन बल लगेगा, तो इसका आयाम धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कंपन का आयाम घटता जाएगा, अंत में शून्य हो जाएगा, अर्थात दोलन समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार मतलब चरघातांकी रूप से घट रहा है आयाम। ओके, हमने इस प्रकार से इसको अधिक अवमन्वित आवर्ती दोलक का क्या है, विस्थापन समय ग्राफ। हमने विस्थापन x को x अक्ष में दर्शाया, विस्थापन को y अक्ष में, समय को x अक्ष में दर्शाया। इस प्रकार से आपको बनाना है। ओके, अब हम समझेंगे लघुगणकीय अपक्षय, लॉगरिथम डिक्रीमेंट क्या होता है। आप इस ग्राफ में देख रहे हैं जो ये अधि अवमन्वित आवर्ती दोलक का विस्थापन समय ग्राफ है। इसमें जो अधि अवमन्वित दोलनों में किन्हीं भी दो क्रमागत आयामों की निष्पत्ति कैसी होती है, नियत होती है। ओके, किन्हीं भी दो आप क्रमागत होनी चाहिए, मतलब जैसे a1/a2 या a2/a3, a3/a4, इस प्रकार से डॉट डॉट an/an प्लस, इसकी निष्पत्ति हमेशा नियत रहती है, कांस्टेंट डी के इक्वल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि a1/a3, इसकी निष्पत्ति कांस्टेंट नहीं रहेगी। दो क्रमागत की बात हो रही, तो दो क्रमागत आयामों की जो अधि अवमन्वित दोलनों में इनकी निष्पत्ति कांस्टेंट होती है, हमने इसके डी के इक्वल दे दिया। अब हम इस डी कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे आप वो देखेंगे। चाहे हम दो क्रमागत बाएं या दाएं आयामों में बात करें तो उनमें समय अंतराल कितना रहता है, t/2 का। कितने का रहता है, t/2 का। ओके, तो हम n आयाम की बात करें तो an इक्वल ए नॉट एक्सपोनेंशियल बी टी हो जाएगा। an+1 की मतलब
जो पहला आयाम है इसका हमने आयाम ए नॉट एक्सपोनेंशियल बी टी है। जो दूसरा आयाम होगा गति का इसका कितना होगा, ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस का बी और टी प्लस टी बाई टू। क्यों? क्योंकि दो क्रमिक आयामों में जो समांतराल है वो कितना है, टी प्लस टू का है। कितने का, सॉरी टी अपॉन टू का, मतलब हाफ आवर्तकाल का। ओके, तो हमने एन के लिए निकाल लिया, एन आयाम के लिए आयाम है और जे ए एन एन प्लस वन के लिए। ओके, तो इस प्रकार से टी बाई टू का समांतराल होता है दोनों में। तो इधर से हम इनकी निष्पत्ति निकाल लेंगे। ए एन, आप देख रहे हैं डी की वैल्यू ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। ओके, हम वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी बाई टू। ऊपर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल बी टी बाई टू, तो कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो लॉग बेस ई डी इक्वल जे समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं लॉग बेस ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब लॉग बेस ई डी इक्वल लॉग बेस ई एक्सपोनेंशियल बी टी बाई टू। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो जी बी टी बाई टू बचेगा। ओके, तो लॉग बेस ई डी इक्वल बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो समीकरण 2 से, हमने समीकरण 2 में माना था बी की वैल्यू आर अपॉन में 2m, तो कितना आ जाएगा एट लास्ट आर टी अपॉन में 4m। इसको हमने मान लिया कि लैम्डा के इक्वल है, तो इसी राशि जो लैम्डा है इसको हम बोलते हैं अवमन्दित दोलनों का लघु गणकीय अपक्षय। ओके, तो आप इधर से देख रहे हैं, तो इधर हम जो हमारा नियतांक था, अधि अवमन्दित अवस्था में दो क्रमिक आयामों का जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट होता है डी। ओके, तो इधर से हम क्या निकाल सकते हैं, लॉग बेस ई डी इक्वल कितना है लैम्डा, तो डी इक्वल एक्सपोनेंशियल लैम्डा। ओके, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सपोनेंशियल लैम्डा। ओके, तो हम डी की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। ओके, तो डी की वैल्यू एक्सपोनेंशियल लैम्डा आई तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए वन बाई ए टू इक्वल ए टू बाई ए थ्री प्लस ए थ्री, सॉरी इक्वल ए थ्री बाई ए फोर डॉट डॉट करके ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की वैल्यू एक्सपोनेंशियल लैम्डा। ओके, अब हम इसको nth के जनरल फॉर्म में लिखेंगे। आप इधर से देख रहे हैं कि ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की वैल्यू एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, मतलब जो प्लस वन है वही जो लैम्डा का कॉफी गुणांक होता है। इसको हम शायद इस प्रकार से लिखें ए एन प्लस एक्स, तो क्या होगा एक्सपोनेंशियल एक्स लैम्डा। जो प्लस में जोड़ा जाता है वही जो लैम्डा का इधर कोफिशिएंट होता है। यदि हम एक्सपोनेंशियल एन लैम्डा की वैल्यू निकालें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वन और ए वन प्लस एन, ऐसा लिख सकते हैं ना, ये 1 से 1 जी है, इस प्रकार से ये हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या ए वन अपॉन में ए एन प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल एन लैम्डा। ओके, दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे तो लॉग बेस ई ए वन ए एन प्लस वन और लॉग बेस ई एक्सपोनेंशियल एन लैम्डा। आप जानते हैं लॉग बेस ई कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है, तो कितना आ जाएगा एन लैम्डा इक्वल लॉग बेस ई ए वन अपॉन ए एन प्लस वन। तो लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन में एन लॉग बेस ई ए वन अपॉन ए एन प्लस वन। यदि आप लॉग बेस ई को लॉग 10 में बदलते हैं ना, तो जब लॉग बेस ई को लेग 10 में बदलते हैं तो 2.3026 का गुणा कर दिया जाता है। ये आप टेबल में देखोगे तो जी लॉग बेस 10 हो जाएगा। जब लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में बदला जाता है तो 2.3026 का क्या कर दिया जाता है, मल्टीपल कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो लैम्डा राशि थी इसको हम बोलते थे अवमन्दित दोलनों का लघु गणकीय अपक्षय। हमने इस लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब हम जो सेकंड केस था अति अवमन्दित अवस्था ओवरडैम्प्ड केस, अर्थात अवमंदन इतना अधिक हो कि बी की वैल्यू एन से ज़्यादा हो, अर्थात बी आर अपॉन में 2m की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन m से कैसी हो, ज़्यादा हो। बी की वैल्यू n से ज़्यादा है तो जो हम समीकरण 4 का जो सेकंड केस करने जा रहे हैं तो p की वैल्यू
कितनी थी, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जब बी की वैल्यू एन से ज़्यादा है तो निश्चित ही जी कैसी होगी, पॉजिटिव राशि आएगी। तो जब बी की वैल्यू ज़्यादा है तो इधर जो पी की वैल्यू कैसी होगी, बी पी से कम होगी, अर्थात बी की वैल्यू पी से ज़्यादा है। ओके, तो समीकरण 4 से आप समीकरण 4 में वैल्यू पुट कर देंगे तो x इक्वल a1 एक्सपोनेंशियल माइनस बी प्लस पी इंटू टी प्लस a2 एक्सपोनेंशियल माइनस का p इंटू टी। ओके, तो माइनस का आप देख रहे हैं b की वैल्यू ज़्यादा है, जब b की वैल्यू ज़्यादा है तो b में से घटाया जाता है। ओके, तो x इक्वल a1, b की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का कॉमन ले लेंगे तो b माइनस का p इंटू टी प्लस a2 एक्सपोनेंशियल माइनस का कॉमन ले लेंगे तो b प्लस p इंटू टी। समीकरण हमने 11 दे दिया। आप अभी इधर देखा कि b की वैल्यू p से भी ज़्यादा है। ओके, कैसे ज़्यादा है वो आप देख लें। b की वैल्यू n से ज़्यादा है, आपको कैसे पता कि p से भी ज़्यादा है, जब हम बी स्क्वायर की वैल्यू से एन स्क्वायर की वैल्यू घटाते हैं तो एक रियल नंबर आती है। रियल नंबर तभी आएगी जब b की वैल्यू ज़्यादा हो। जब b की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो वो निश्चित ही कैसे p से बड़ी होगी। तो जो दाईं आप देख रहे हैं, दाईं ओर की दोनों राशियाँ कैसी हैं, चरघातांक के रूप से जो समय के आयाम हैं वो घटती हैं, तो दोलन नहीं होंगे। दोलन नहीं होंगे तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, डीड बीट, रुद्र दोल, या इसी को अनावर्ती गति बोलते हैं। इसका उपयोग हम रुद्र दोल धारामापी में किया जाता है। जो हमने अति अवमन्यित आवर्ती दोलक का विस्थापन समय ग्राफ बनाया है, जो इसमें विस्थापन होता है मतलब दोलन होता है, वो चरघातांकी रूप से समय के साथ घटता है, अंत में तुरंत उसका आयाम शून्य हो जाता है, अर्थात दोलन नहीं होते हैं। तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती, ए पीरियोडिक। ओके, तो उसका जो सेकंड केस था, अवमंदन इतना ज़्यादा हो, अवमंदन का मतलब ये है यदि अवमंदन बल का मान ज़्यादा होगा तो निश्चित ही उसका जो आयाम होगा वो उसका आयाम जो कंपन का आयाम है वो जल्दी ही कितना हो जाएगा, कंपन का आयाम कम होता जाएगा, जल्दी ही उसका आयाम शून्य हो जाएगा, अर्थात दोलन नहीं होंगे। नेक्स्ट केस है क्रांतिक अवमंदित अवस्था, क्रिटिकली डैम्प्ड केस। जब b किसके इक्वल हो, n के इक्वल हो, अर्थात r अपॉन में 2m इक्वल किसके हो, k अपॉन m के वर्गमूल के इक्वल। तो p की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, बी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जब दोनों b की वैल्यू n पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो समीकरण 4 में p की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। इस समीकरण जो 4 था, इस समीकरण 4 में हम p की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो p की वैल्यू 0 पुट की तो x इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस का bt a1, p की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल 0 प्लस a2 एक्सपोनेंशियल माइनस का 0। आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू 1 होती है और एक्सपोनेंशियल माइनस 0 की 1 अपॉन में एक्सपोनेंशियल 0 इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2। हमने इसको मान लिया, लेट कर लिया कि a1 प्लस a2 कॉन्स्टेंट c के इक्वल है। ओके, तो x इक्वल c कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल माइनस का bt। तो ये जो समीकरण 12 दे दिया, इस जो क्रांतिक अवमंदित अवस्था है ना, तो इस क्रांतिक अवमंदित अवस्था में अवमंदित आवर्ती दोलक का जो सॉल्यूशन आया, तो आप देख रहे हैं ये सॉल्यूशन जो सेकंड ऑर्डर का अवकल समीकरण था उसका ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर का था। ये आप देख रहे हैं ये सेकंड ऑर्डर का है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ओके, तो यदि हम ऐसा माने, हमने ये माना था कि जी क्रांतिक अवमंदित अवस्था में बी एन के अप्रोक्सीमेशन में इक्वल है। ओके, तो इसके लिए हम इसकी वैल्यू फिक्स बराबर न मान के थोड़ा सा अंतर माना जाए, मतलब जो वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू जो पी है इसकी अत्यंत छोटी राशि मानी जाए, मतलब 0 के इक्वल न मान के अत्यंत छोटी राशि मानी जाए, तब समीकरण 4 से इस समीकरण 4 में तब वैल्यू पुट करेंगे। तो समीकरण 4 से x इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस का bt a1 एक्सपोनेंशियल pt a2 एक्सपोनेंशियल माइनस का pt। तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला जानते हैं,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप एक्सप्रेशन जानते हैं, तो आप एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस एक्स, ओके, इस प्रकार से, प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, इस प्रकार से। एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से, ओके। तो हमने इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सप्रेशन कर दिया। तो एक्स इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस का बी टी a1, एक्सपोनेंशियल पी टी का हमने एक्सप्रेशन किया था 1 प्लस पी टी प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से। जब पी की वैल्यू अत्यंत छोटी राशि है, जब पी की वैल्यू अत्यंत छोटी राशि है तो पी स्क्वायर और पी क्यू की वैल्यू तो और छोटी होगी। कैसे? यदि हम मान लें पी की वैल्यू 0.2 है तो पी स्क्वायर की वैल्यू 0.04 और पी की वैल्यू 0.008। अब आप देख रहे हैं कि पी की तुलना में पी स्क्वायर ना पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए हम पी स्क्वायर और पी क्यू के पदों को छोड़ देंगे। प्लस a2 एक्सपोनेंशियल माइनस पी टी का एक्सप्रेशन किया तो 1 माइनस का पी टी डॉट डॉट, इस प्रकार से, ओके। अब आप इसमें देख रहे हैं पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो a1 प्लस a2, दूसरा टर्म और चौथे टर्म में कॉमन हो रहा पी टी का, तो a1 माइनस का a2 बचेगा, ओके। हमने मान लिया a1 प्लस a2 कैपिटल पी के इक्वल है और स्मॉल पी इंटू a1 माइनस a2 की वैल्यू हमने कैपिटल क्यू के इक्वल मान ली। तो x इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस का बी टी पी प्लस कैपिटल पी, ओके, कैपिटल पी प्लस क्यू टी, समीकरण 13 दे दिया, ओके, जहाँ कैपिटल पी इक्वल a1 प्लस a2 और क्यू इक्वल स्मॉल पी a1 माइनस a2। अब हम इन कांस्टेंट है जो हमारे कैपिटल पी कैपिटल क्यू, इनकी वैल्यू हम निकालेंगे। इनकी वैल्यू हम निकाल के समीकरण 13 में पुट कर देंगे, तो हम क्रांतिक अधिमंदित अवस्था में हम अधिमंदित आवर्ती दोलक का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, ओके। आप प्रारंभ में, मतलब जब समय प्रारंभ में कण का विस्थापन कितना होगा, एक्स इक्वल एक्स नॉट, और वेग कितना होगा, बी नॉट। तो समीकरण 13 से प्रारंभ में विस्थापन कितना होगा, एक्स नॉट होगा। समीकरण 13 में पुट कर देंगे तो एक्स की जगह एक्स नॉट और टी की जगह 0, तो एक्सपोनेंशियल माइनस का 0, ये पी, ये 0। तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, पी, मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स नॉट। हमने कांस्टेंट कैपिटल पी की वैल्यू निकाल ली एक्स नॉट, और अब हम ये कांस्टेंट क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि प्रारंभ में जो वेग है वो कितना है, बी नॉट। तो क्यों ना हम समीकरण जो 13 है इसका टी के रेस्पेक्ट में आगे अवकलन कर दें, फिर कंडीशन अप्लाई कर दें। तो हमने समीकरण 13 का टी के सापेक्ष अवकलन किया, तो डी एक्स बाई डी टी। अब आप देख रहे हैं ये इधर दो फंक्शन है, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। तो अब आप अवकलन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड जो कहते हो फर्स्ट का अवकलन, इस प्रकार से होता है फर्स्ट सेकंड का अवकलन, ओके। तो डी एक्स वाई डी टी हमने फर्स्ट जो कहते हो तो एक्सपोनेंशियल माइनस का बी टी, सेकंड का अवकलन करेंगे तो पी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। आप कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है, और क्यू कांस्टेंट है और टी का 1 हो जाएगा। तो प्लस फर्स्ट जैम का अब सेकंड जैम कहते हो और सेकंड का एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन होता है एक्सपोनेंशियल एक्स। तो एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी का एक्सपोनेंशियल माइनस का बी टी, माइनस बी टी का पुनः अवकलन होगा तो माइनस बी कॉन्स्टेंट, टी का 1 हो जाएगा, इतना आ गया। इसको हम सॉल्यूशन का अब कंडीशन फॉलो अप्लाई कर देंगे। जब टी इक्वल 0 है तब वेग कितना है, वी नॉट है, मतलब डी एक्स वाई टी टी की वैल्यू वी नॉट है। इसमें वैल्यू पुट कर दें, जब वैल्यू पुट करेंगे तो वी नॉट इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस का 0 इंटू क्यू माइनस का बी एक्सपोनेंशियल माइनस का 0 पी प्लस 0। सॉल्व किया तो बी नॉट इक्वल क्यू माइनस का बी पी। हमने कैपिटल बी पी की वैल्यू निकाल चुके हैं, कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्स नॉट, तो कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू कांस्टेंट की वैल्यू बी नॉट प्लस बी एक्स नॉट। जो हमने पी और क्यू कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, समीकरण हम जो 13 में रख देना है, 13 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, क्रांतिक
अति अवमंदित अवस्था में x इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस का bt x नॉट प्लस बी नॉट प्लस बी एक्स नॉट इंटू टी, समीकरण 14 दे दिया। आप इस समीकरण 14 में दो टर्म है, आप इस टर्म को देख रहे हैं x नॉट प्लस बी नॉट प्लस बी एक्स नॉट इंटू टी। आप इस ये देख रहे हैं, इससे ये पता चल रहा कि जब t का मान बढ़ता है, जब x का मान बढ़ेगा, जब निश्चित है t का मान बढ़ेगा तो x का मान बढ़ेगा। तो शुरुआत में जब t का मान बढ़ता है, मतलब समय का मान बढ़ता है, तो प्रारंभ में x का मान बढ़ता है। ओके, प्रारंभ में x का मान बढ़ेगा। लेकिन ये बाद में आप देख रहे हैं इस टर्म को, जो चरघातांकी पद एक्सपोनेंशियल माइनस का bt, यह अधिक प्रभावी हो जाता है। मतलब कम समय में जो x का मान अपने अधिकतम मान से शून्य हो जाता है। जब अधिकतम मान से शून्य हो जाएगा x का मान, तो क्या हो जाएगा, दोलन समाप्त हो जाएंगे। तो ये हमने क्रांतिक अवमंदित आवर्ती दोलक का विस्थापन समय ग्राफ बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने इस लेक्चर में जाना था अवमंदित आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण का हल, उसके थर्ड केस। ये हमने पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो में जानेंगे अवमंदित दोलनों में शक्ति क्षय, अवमंदित आवर्ती दोलक का श्रांतिकाल, अवमंदित आवर्ती दोलक का क्वालिटी फैक्टर। यदि आप चाहते हैं पार्ट 2 वीडियो अपलोड करें तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। ये भी बताएं वीडियो कैसा लगा। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।